तो आज हम लोग अपना जो क्लास में टॉपिक है हमारा वो है एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। कि भारत में जो शैक्षिक विकास हुआ है वो किस किस अंतराल पे और किस किस प्रोसेस के द्वारा और किन किन गतिविधियों के द्वारा हुआ है, ये देखेंगे कि हमारा जब जो देश है गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था कि उस समय पर हमारे देश में कौन कौन से शैक्षिक प्रयास हो रहे थे। क्योंकि इसी समय पर हमने बताया था 3 चरण चल रहे थे, वाणिज्यिक चरण, औद्योगिक चरण और वित्तीय चरण। तो एक तरफ हमारे संसाधनों की, हमारे पैसे की, हमारे श्रमिकों की, मजदूरों की एक तरीके से स्पंज पॉलिसी के तहत यहाँ सारा रिसोर्स ले जाके कहाँ ले जाया जा रहा था, इंग्लैंड। जॉन सुल्वान ने जो दिया था स्पंज थ्योरी दिया था ना। यस सर। उसी समय पर कुछ शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए कि किस तरीके से भारत को इनका शिक्षा के क्षेत्र में इनको आगे बढ़ाया जाए। ऐसा नहीं कि हम पहले पिछड़े हुए थे, हमने बताया ना 1850 के समय में हमारी जो लिटरेसी रेट थी वो बहुत ज़्यादा थी, 80 से 85% है ना। लेकिन फिर भी अंग्रेज अपना इतना कोशिश क्यों कर रहे थे, इसके पीछे था रोल ऑफ मिशनरी। ये मिशनरी कौन लोग होते हैं? मिशनरी होते हैं अंग्रेज सरकार। कंपनी नहीं चाहती थी मिशनरी को। क्यों? कंपनी सिर्फ यहाँ किस लिए आई थी? अर्थ के लिए, अर्थ का उत्पादन करना था, ज़्यादा मुनाफा कमाना था। लेकिन ये मिशनरी लोग कौन थे? धार्मिक लोग थे, मतलब ईसाई धर्म के कुछ ऐसे स्वतंत्र वॉलेंटियर्स थे जो आजीवन अविवाहित रहकर लोगों को ईसाई धर्म में कन्वर्जन करने का काम किया करते थे और कई सारी नीतियों को लागू करते थे, शिक्षा के क्षेत्र में भी, धर्म के क्षेत्र में भी। भारत के कई लोगों को यहाँ ईसाई बनाने की प्रक्रिया में इनका बड़ा रोल रहा है। लेकिन उन्होंने स्कूल कॉलेज भी खोले, लेकिन पहले कंपनी ने विरोध किया। लेकिन जब 1813 का चार्टर आया, चार्टर एक्ट 13, तो पहली बार 1 लाख रुपया किसको दिया गया? किसी शिक्षा के प्रयास को बढ़ाने के लिए, कि प्राइमरी एजुकेशन को पहली बार 1 लाख रुपया दिया गया। इसका मतलब ये नहीं था कि इससे पहले हमारे यहाँ शिक्षा पर खर्च नहीं किया जा रहा था, पर नियमित नहीं था, ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं था। लेकिन अब प्रतिवर्ष कितना मिलने लगा? 1 लाख, कि प्राइमरी और मिडिल स्कूल को किसी तरह हमें सुधारा जाए। इसके साथ ही चार्टर एक्ट ने क्या किया? कंपनी की गतिविधियों पर भी रोक लगाई। कंपनी गतिविधियों पर रोक लगा के मिशनरी को परमिशन दे दी कि आप जगह जगह जाकर भारत के अलग अलग हिस्सों में स्कूल कॉलेज खोलिए, जिससे यहाँ पर शैक्षिक उन्नयन के कार्य हो सके। इसके बाद देखेंगे उसी समय राजा राममोहन राय आते हैं और उनके साथ आते हैं विलियम बेंटिंग, जिनको राजा राममोहन राय को कहा जाता है ये अतीत और वर्तमान के मध्य सेतु का काम करते हैं। ये नवयुग के प्रणेता कहे जाते हैं। इनको अंग्रेजी शिक्षा का भारत में एक तरीके से फाउंडर भी कहा जाता है, क्योंकि ये आंग्ल शिक्षा के बहुत बड़े समर्थक थे। कौन? राजा राममोहन राय। और ये अपने घर से भी बहुत निष्कासित किए गए थे, इनके बहुत विद्रोही विचार थे। बाद में इनको अंग्रेजी शिक्षा के साथ बहुत सहजता रही और इनको आगे बढ़ने में राजा राममोहन राय, राजा एक उपाधि थी, राजा नहीं थे, नाम था राममोहन राय, राजा एक उपाधि थी। तो इनको आगे बढ़ाने में विलियम बेंटिंग का बहुत सहयोग रहा। क्यों? क्योंकि ये वही विलियम बेंटिंग है जो पूरे भारत के पहले गवर्नर जनरल भी रहे। पहले 3 थे, मद्रास, कलकत्ता और मुंबई, अलग अलग गवर्नर जनरल थे। लेकिन 1835 में जाके इनको पहला गवर्नर जनरल ऐसा बनाया गया कि वो तीनों को कंट्रोल करते थे। किस किस को? कलकत्ता को, मद्रास को और बंगाल को। तो ये पहले थे, ठीक है, तीनों को कंट्रोल करने वाले। क्यों? इसके साथ ये जो जोड़ी बनी 2 लोगों की, इसने कई सारे सामाजिक सुधार करवाए, शिक्षा के क्षेत्र में भी और समाज में जो फैली हुई बुराइयां थी, जैसे सती प्रथा को इन्होंने बंद करवाया। क्यों? इनकी भाभी को इनकी आंखों के सामने जला दिया गया था और ये कुछ नहीं कर पाए थे, इससे ये बहुत दुखी थे। तो विलियम बेंटिंग के साथ सबसे बड़ी जो प्रथा, गंदी प्रथा का उन्मूलन किया गया, वो कौन सा था? सती प्रथा। और ये सती प्रथा क्या थी, ये हम पहले बता चुके हैं कि पति के डेथ हो जाने पे पति के साथ पत्नी का भी उसी चिता पर दहन कर देना। अब बताइए कितनी मानवीय त्रासदी होगी कि एक जिंदा जागती महिला को उसी में बांध दिया जाए और जला दिया जाए।
सोचिए कितना व्यूअर्स दस होगा, वो बंद कराया। विलियम बेंटिंक के समय कई सारे लुटेरे समूह थे, उनको भी नाश कराया। विलियम बेंटिंक का योगदान सामाजिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है। तो इधर ये इनको मिला। और आप देखेंगे 1854 आते आते बुद्ध, हाँ उससे पहले हम देखेंगे 1835 में लॉर्ड मैकाले आ रहे हैं। इनको इंग्लिश शिक्षा का क्या कहा जाता है, फाउंडर। कहाँ पे? भारत में। क्यों? क्योंकि पहला जो लॉ कमीशन बनाया गया है, फर्स्ट लॉ कमीशन जो बनाया गया है, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? मैकाले। तो इनसे पहले एक व्यक्ति हुए हैं, मतलब ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में अंतर निस्यंदन पॉलिसी का जनक कहलाए, अंतर निस्यंदन पॉलिसी को चलाने की चर्चा की। इसका मतलब है इंग्लिश में इनफिल्ट्रेशन थ्योरी। ये कहते थे कि अब हम भारत में ऐसे समूह को पैदा कर दें जो दिखने में तो रक्त और रंग से कैसा हो, भारतीय, लेकिन उसका अंदर जो विचार है, जो अंदर दिमाग है, वो कैसा हो जाए, अंग्रेज की तरह। अंग्रेज हो जाए, वो ऐसा चाहते थे। तो उन्होंने इनफिल्ट्रेशन थ्योरी दी, जिसको अंतर निस्यंदन सिद्धांत कहते हैं। उसमें क्या था, ये कहते थे कि हम ऊपरी समूह पर यदि इंग्लिश का फैलाव कर दिया जाए तो वो धीरे धीरे, जैसे जल पृथ्वी की सतह पर होता है, धीरे धीरे पर्कोलेट करके नीचे जाता है, ऐसा ही समाज में उच्च वर्ग यदि इंग्लिश से शिक्षित हो जाएगा तो जो क्षण क्षण का जो इंग्लिश की एजुकेशन है वो समाज के निचले स्तर तक पहुंच जाएगी। इसी सिद्धांत को आगे जाके ऑकलैंड महोदय ने दिया, लेकिन इसकी चर्चा किसने की थी? मैकाले। इसीलिए इनको इंग्लिश शिक्षा का फाउंडर माना जाता है। और इन्होंने जो नीति पत्र तैयार किया उसको विलियम बेंटिंक को मानना पड़ा, या ये उसको समझाने में सफल हुए। और विलियम बेंटिंक ने कहा कि उच्च शिक्षा का माध्यम भारत में क्या होना चाहिए, अंग्रेजी। यदि आपको बड़ी बड़ी नौकरियां लेनी है तो आपको अंग्रेजी सीखनी ही पड़ेगी। तो ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था भारतीय शिक्षा पद्धति में कि अंग्रेजी शिक्षा को या एंट्री करा दी गई। कब? 1835। कब करा दी गई? 1835 में ये काम हो चुका। इसके बाद देखेंगे कुछ दिन बाद फिर 1854 में वुड डिस्पैच आता है। ये वुड महोदय जो थे वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अध्यक्ष भी थे, जो गवर्नर जनरल को कंट्रोल करता था, तीनों क्षेत्रों के गवर्नर जनरल कंट्रोल करता था, उसके ही अध्यक्ष थे। और ये वुड्स के नाम पर इनका एक प्रपोजल तैयार किया इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, जो भारत का मैग्ना कार्टा कहलाया शिक्षा के क्षेत्र में। और मैग्ना कार्टा क्या होता है? एक ऐसा परिपत्र या ऐसा रिजोल्यूशन जिससे भारत की शिक्षा की गति बदल जाए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने हायर एजुकेशन में शिक्षा को उन्नयन करने का प्रयास किया, मिडिल एजुकेशन में शिक्षा को उन्नयन करने का प्रयास किया, भारत में अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से अंग्रेजी नीति को बढ़ाने का काम किया, और साथ ही साथ जो सबसे प्यारा कदम किया कि इन्होंने देसी शिक्षा को भी प्रमोट करने का काम किया। उन्होंने कहा देसी शिक्षा को भी समझा जाना चाहिए। तो यहाँ ये सॉफ्ट कॉर्नर था किसकी तरफ? भारत की तरफ। लेकिन इसी के साथ एक और देखेंगे कि यहाँ पर एक काल आ रहा है लॉर्ड डलहौजी का, आ रहा है ना। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी के साथ जिनकी जोड़ी बन रही है उनका नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। मैंने कहा ना कि राजा राममोहन राय उतने फेमस ना होते ये उनके साथ कौन ना होता? विलियम बेंटिंक। ऐसे ही कहा जा सकता है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सुधार समाज में इतने प्रभावी ना होते यदि उनके साथ उनका दोस्त लॉर्ड डलहौजी ना होता। ये बहुत बड़ा समर्थन का काम करता है ना। बड़ा व्यक्ति यदि आपके साथ है तो आपको काम करने में सहूलियत होती है, आप अपने सारे निर्णय को एग्जीक्यूट करने में समय नहीं लगाते हैं और आपको ज्यादा सफलता मिलती है। तो लॉर्ड डलहौजी ने उसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर के साथ तमाम स्कूल कॉलेज खुलवाए, महिला शिक्षा पर बात की, मिडिल और प्राइमरी स्कूल के ऊपर बात की, विधवाओं के लिए आश्रम खुलवाए, विधवाओं के लिए री विडो मैरिज के लिए कई सारे काम किए उस समय ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, तो इस तरीके से वुड डिस्पैच आ गया। अब वुड डिस्पैच की समीक्षा करने के लिए 28 साल बाद एक और कमीशन आया जिसका नाम है हंटर कमीशन। ये हंटर महोदय थे, इन्होंने किसकी समीक्षा करनी चाहिए? वुड्स की।
तो इन्होंने कहा, इन्होंने जहाँ उच्च शिक्षा मिडिल पर बात की, तो इन्होंने कहा कि नहीं, प्राथमिक और मिडिल शिक्षा पर इन्होंने काम किया हंटर कमीशन ने, और उन्होंने वुड्स की सारी नीतियों को गलत साबित करने का प्रयास किया। ठीक है, तो पहला लॉ कमीशन हमने बताया आपको मैकाले बनाए गए थे। दूसरा लॉ कमीशन जो बनाया गया था, भारत की शिक्षा पद्धति के साथ भारत के अंदर एक सर्वे भी चल रहा था। वो सर्वे क्या था कि भारत में किस तरीके से हम लॉ को डिवीजन करें, किस किस में, सीआरपीसी और आईपीसी में। उस समय तक भारत में कोई भी लॉ प्रभावी नहीं था। क्यों? भारत में अलग अलग समूह थे, अलग अलग लोग थे, अलग अलग पर्सनल लॉ थे। जैसे हिंदू अपनी मनुस्मृतियों से चल रहे थे, वेद पुराणों से चल रहे थे, तो मुस्लिमों के अपना शरीयत थी, पर्सनल लॉ था, जैन बौद्ध का अपना नियम था, सब बिखरे हुए थे। तो उनको एक जगह पर कोडिफाई करने के लिए इसी समय सेकंड जो लॉ कमीशन बनाया गया है, उनको लगाया गया है। जो व्यक्ति थे जेम्स रायली, उनका नाम क्या था? जेम्स रायली महोदय थे। उनके अध्यक्षता में सेकंड लॉ कमीशन बनाया गया और इन्होंने आगे जाके फिर आईपीसी 1860 का स्थापना की, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता। ठीक है, और बाद में एक सीआरपीसी भी आई जो लेटेस्ट 1973 की चल रही है, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो लॉ के क्षेत्र में भी, शिक्षा के साथ साथ किसके क्षेत्र में भी प्रयास चल रहे हैं? लॉ के क्षेत्र में। अब आप देखिएगा ये ट्रेंड क्यों हो रहा है? ये ट्रेंड इसलिए हो रहा है कि उन्हें कहीं ना कहीं शिक्षा क्षेत्र पर भी पकड़ बनानी है भारत के, और कहीं ना कहीं भारत में जो बिखरे हुए तमाम कानून हैं, जनजाति क्षेत्रों के कानून अलग, हिंदू के अलग, मुस्लिम के अलग, जैन बौद्ध पारसी, सबके बिखरे कानूनों को क्या करना है? क्यों? क्योंकि शासन करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत क्या होती है? आप किसी को दंड तभी तो दे पाएंगे जब उनके कानूनों को आप समझ सकते हैं। तो वही समझने के लिए एक व्यक्ति आए जिनका नाम क्या है? विलियम जोन्स। और विलियम जोन्स उस समय के बहुत बड़े न्यायाधीश थे, लेकिन उनकी रुचि किसमें थी? उर्दू पढ़ने में, संस्कृत पढ़ने में, अरबी पढ़ने में, फारसी पढ़ने में। किसमें रुचि थी? क्यों रुचि थी? एक तो वो प्राच्यवादी थे, मैंने बताया था ना कल आपको। यस सर। जो पूरब की, एशिया की साहित्य को, संस्कृति पर जो लोग सॉफ्ट कॉर्नर रखें, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा विचार रखें, उनकी तरफ ज्यादा वेलफेयर का काम करें, ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? प्राच्यवादी। और जो पश्चिम के लोगों की तरफ ज्यादा अपना झुकाव रखते हैं, पश्चातवादी। तो विलियम जोन्स हमारे कैसे थे? इंडिया की तरफ सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे। तो उन्होंने यहाँ अरबी, फारसी, कम से कम 5 भाषाओं का अध्ययन किया लोकल की, और इनके कानूनों का अध्ययन किया। क्यों? उसमें वो क्या थे? जज थे। तो बहुत अच्छे नियम बनाए उन्होंने। एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की जो भारत के वेलफेयर में काम करती थी। ठीक है, तो दूसरे जो प्राच्यवादी थे वो कौन थे? जेम्स प्रिंसेप और विल्सन और विलियम कैरी। इन्होंने भी भारतीय शिक्षा पद्धति के क्षेत्र में काफी क्रांतिकारी कदम उठाए। मिशनरी का रोल हम आपको बता चुके हैं। और ये देखिए, कॉलब्रुक और नेथानियल हेडले, कॉलब्रुक और ये ब्रदर्स थे। ये लोग लगातार विलियम जोन्स की जो शिक्षाएं थी, जो विचार थे, उसको उन्होंने धीरे धीरे भारत के क्षेत्र में प्रमोट करने का काम किया। और इसी समय एक और व्यक्ति थे जो दक्षिण में काम कर रहे थे, जिनका नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने, मैंने आपको लैंड रेवेन्यू पढ़ाते समय मैंने कहा था, जो मद्रास का गवर्नर जनरल था, बताइए कौन? जो वहाँ देवता बना के रॉबर्ट क्लाइव नहीं, मुनरो रीड, जिसने कौन सी व्यवस्था चलाई थी? रैयतवाड़ी, याद करो। तो उसने 1822 में दक्षिण भारत में शिक्षा के क्षेत्र में बड़े अच्छे कदम उठाए, कई स्कूल कॉलेज खुलवाए। इसीलिए आज भी दक्षिण भारत के लोग उसको मंदिर बना के पूजा करते हैं। किसकी? मुनरो, जिन्होंने रैयतवाड़ी चलाई। वो भी दक्षिण में वो काम कर रहे थे, और उत्तर भारत में ये लोग काम, बंगाल में ये लोग काम कर रहे थे। तो धीरे धीरे देखेंगे आप कि हम आपको हंटर कमीशन तक ले आए, है ना। इसके बाद आपका देखेंगे, हमने लॉ क्षेत्र में भी इनका डेवलपमेंट बता दिया। इसके बाद आप देखेंगे इनका जो आगे का कार्यकाल है, मैंने अभी आपको 1700 से उठाया है ना। इसके बाद हम जाते हैं आगे 1801 से लेके 1900 तक, और फिर जाएंगे 1901 से लेके 1900
47 तक, ये 2 साल और बचे, है ना। तो इसमें जो है मैं आपको मौखिक बता देता हूँ, आपके टॉपिक में नहीं है, बस नाम सुन लीजिए, बाकी जब मौका आएगा तो एक एक को अलग अलग बताएंगे, ठीक है। जैसे 1801 से 1901 में कई घटनाएं तो यहाँ पूरी हो गई हैं। यहाँ जाके आप जैसे देखेंगे 1902 में जाके एक रेले कमीशन आता है। कौन सा कमीशन? रेले। जो उस समय लॉर्ड कर्जन थे, है ना, उन्होंने रेले कमीशन को बताया और उन्होंने किसकी सारी की सारी नीतियों को बेकार बता दिया। हंटर कमीशन, उन्होंने कहा हंटर कमीशन अच्छा काम नहीं किया, हम करेंगे, क्योंकि इसमें जितना देसी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए था उतना बढ़ावा हंटर कमीशन में नहीं दिया गया। और वही 1902 का जो रेले कमीशन था उसका एक उन्होंने अधिनियम भी बनाया, विश्वविद्यालय अधिनियम, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, और जिसके तहत कई सारे भारत में विश्वविद्यालय भी खोले गए। और इसके हंटर कमीशन का एक योगदान ये भी है कि इसी समय भारत में मुंबई, कलकत्ता और वो सॉरी हंटर का कह रहे हैं इसका 1800 गुड्स डिस्पैच के समय 3 विश्वविद्यालय भी बनाए गए थे, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, ये इस समय बनाए गए थे, ठीक है। फिर ये विश्वविद्यालय अधिनियम आया तो उसने विश्वविद्यालय शिक्षा को बढ़ावा दिया और लोकल जो एजुकेशन थी जिसको देसी शिक्षा कहते हैं उसको भी बढ़ावा दिया इसमें 1902। इसके बाद इसकी समीक्षा के लिए आगे 1913 में भी शिक्षा व्यवस्था आई। फिर उसकी समीक्षा के लिए 1917 में सैडलर कमीशन आया। सिर्फ नाम बता रहे हैं, अलग अलग व्याख्या बाद में करेंगे, ठीक है। 17 के बाद 1929 में आपकी हटांग समिति आई। हटांग एक महोदय थे, अंग्रेज थे, उनके नाम पर आई। फिर 1935 में जाके हटांग समिति के द्वारा ही सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड का गठन किया गया। फिर उसी समय 1937 में जाके देखेंगे बरदा समिति आई, जिसकी स्थापना महात्मा गांधी ने की और लोकल हस्तशिल्प कला का प्रमोशन दिया। फिर 1944 में जाके देखेंगे तो सार्जेंट योजना आई। उसको सार्जेंट योजना अंग्रेजों के द्वारा लाई गई थी कि भारत में अब जो भी कुछ शिक्षा के क्षेत्र में कदम उठाए जाए उसके लिए आई। उसके बाद 1948 आज़ाद होने के बाद एक कमीशन आया जिसको कहते हैं राधा कृष्णन कमीशन, है ना। उसने पूरी की पूरी भारत में यूजीसी की स्थापना की, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जैसे यूजीसी कहते हैं आज। उसके बाद आए, उसके बाद 1964 में देखते हैं जब नेहरू जी की डेथ हो रही होती है 64 में, उस समय एक कमीशन और आता है जिसका नाम है कोठारी कमीशन, है ना। कोठारी कमीशन 1964, है ना। 1986 में जाके फिर हमारे यहाँ भारतीय शिक्षा जो आजकल न्यू एजुकेशन पॉलिसी का प्रथम चरण कहते हैं वो आया। 91-92 में उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सुधार आया। फिर 86 के बाद डायरेक्ट 34 वर्ष बाद एक शिक्षा के क्षेत्र में एक नया कदम आया जिसको कहा जाता है NEP 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसके क्षेत्र में अभी आपने देखा कि लॉन्च हो चुकी है और इस पर कदम उठाए जा चुके हैं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को किसी दिन सेपरेट करेंगे और जितनी घटनाएं बताई उनको यदि आपके अलग अलग टाइम मिला तो उसको पूरा करेंगे। तो अभी हम जिस पद्धति पर काम कर रहे हैं आगे के सालों में 20-30 सालों में काम करना है वो कौन सी है? ये 34 वर्षों वाला है। तो ऐसा नहीं है, भारत के क्षेत्र में विकास रुका हुआ है, लगातार हो रहा है और इसी को हमें पढ़ना है। तो हमने आज ये देखा कि अंग्रेजों के समय से लेकर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 तक हमने कौन कौन से शिक्षा क्षेत्र के सुधारों से हम लोग गुजरे हैं, इसका हमने एक आउटलाइन ली और बाकी काफ़ी हद तक इसको बता दिया। फिर भी कहीं कहीं आपको कुछ पूछना है तो बीच बीच में इसके बारे में डिटेल चर्चा होती रहेगी। तो फिर मिलते हैं आफ्टर द ब्रेक। थैंक यू।